नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी कॉलेज सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत क्या अभिप्राय नैतिक निर्णय का विषय है नामक शीर्षक पर व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हुआ। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने अभिप्रेरणा का नैतिक निर्णय के विषय के रूप में विचार का मूल्यांकन किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि फलवादियों की तरह अनुभूतिवादियों का यह विचार भी कि प्रेरणा ही नैतिक निर्णय का विषय है, एक पक्षीय है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग दार्शनिक प्रेरणा का अलग अलग अर्थ ले रहे हैं। वास्तव में कहीं वे कर्म के उत्स को, स्प्रिंग ऑफ एक्शन को, कहीं संकल्प को और कहीं प्रेरणा के साथ साधन को भी प्रेरणा के रूप में ही स्वीकार करते हैं। इसलिए हम लोगों ने उसके बाद वाले व्याख्यान में इच्छा अर्थात डिजायर, प्रेरणा अर्थात मोटिव और अभिप्राय अर्थात इंटेंशन के स्वरूप पर विचार किया और पाया कि इंटेंशन या अभिप्राय इच्छा और प्रेरणा से ज़्यादा व्यापक और परिपूर्ण मानसिक अवस्था है जो नैतिक निर्णय का विषय हो सकता है, क्योंकि इसमें इच्छा या लालसा के साथ साथ प्रेरणा, साधन और फल का अनुमान भी रहता है। तो फलवादियों का यह विचार कि नैतिक निर्णय में फल पर विचार होना चाहिए और अंतःअनुभूतिवादियों का यह विचार कि नैतिक निर्णय में प्रेरणा पर विचार होना चाहिए, इंटेंशन में दोनों ही आ जाते हैं, अभिप्राय में दोनों आ जाते हैं। अर्थात अभिप्राय नैतिक कर्म की केंद्रीय अवस्था है, केंद्र है, सेंटर है। स्वाभाविक रूप से नैतिक निर्णय का ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। अब हम लोग देखते हैं कि अभिप्राय किस तरह नैतिक निर्णय का विषय बनता है। अगर अभिप्राय नैतिक निर्णय का विषय बनता है तो इसे किस स्तर तक उचित या अनुचित माना जाएगा, हम इसकी समीक्षा भी करेंगे।
नैतिक निर्णय में अंतःप्रज्ञावादी और आदर्शवादी केवल मोटिव को ही नैतिक निर्णय का विषय मानते हैं। दोनों प्रयोजन को दो अर्थों में प्रयोग करते हैं। अंतःअनुभूतिवादी मनोभावों और संवेगों को वास्तविक प्रेरणा का प्रयोजन मानते हैं और आदर्शवादी उद्देश्य को प्रेरणा का प्रयोजन मानते हैं। अंतःअनुभूतिवादी दोषपूर्ण है क्योंकि किसी भी क्रिया की प्रेरणा मनोभाव या संवेग नहीं बल्कि वह उद्देश्य है जिसके कारण क्रिया होती है। कभी भी प्रेरणा संवेग से उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि संवेग अज्ञानात्मक है, नॉन कॉग्निटिव है। प्रेरणा जब भी उत्पन्न होगी तो फल की कामना से होगी, किसी उद्देश्य से होगी। इस तरह अंतःअनुभूतिवादियों का यह विचार कि प्रेरणा संवेग है एक पक्षीय है। मनोभावों का प्रयोजन मानने पर यह फल बाद में बदल जाता है। मिल के अनुसार प्रयोजन का कर्म की नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। भले ही कर्ता के विषय में बहुत कुछ पता चल जाए, अर्थात मनोभावों से नैतिकता का कोई संबंध नहीं रहता है। यह केवल कर्ता के विषय में बताता है। Motive has nothing to do with morality of an action, but much with the worth of the agent. अर्थात मानसिक मनोभाव या संवेग केवल व्यक्ति के बारे में बताते हैं, व्यक्ति के सामर्थ्य के बारे में बताते हैं। वे कर्म को शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित सिद्ध नहीं करते। आदर्शवादी प्रयोजनवाद उद्देश्य को प्रयोजन मानते हैं। ऐसा मानने पर समान प्रयोजन के लिए कार्य करने वाले दो व्यक्तियों के अलग अलग साधन अपनाते हैं। अगर दोनों एक ही फल को प्राप्त करते हैं, एक ही उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, तो दोनों का नैतिक गुण एक मानना पड़ेगा। कोई व्यक्ति चोरी करके धन कमा सकता है और कोई व्यक्ति परिश्रम करके धन कमा सकता है। अंततः धनिक हो जाने पर क्या दोनों के नैतिक क्रियाओं को शुभ माना जाएगा या दोनों के नैतिक क्रियाओं को अशुभ माना जाएगा? वे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि साधन पर विचार नहीं करते हैं, जबकि उद्देश्य या प्रेरणा के साथ साधन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गलत साधन अपनाकर सही लक्ष्य को प्राप्त करना उचित नहीं माना जा सकता है। यह दो तरह से हमारे क्रिया को प्रभावित करता है, हमारे चरित्र को प्रभावित करता है। एक तो यह कार्य की गुणवत्ता को धूमिल करता है, अनुचित बनाता है और साथ ही साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व में, व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण धीरे धीरे उसकी आदर्शात्मक भावना बदल जाती है
अपवित्र साधन के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने उद्देश्य को ही बदल लेता है, अर्थात वह स्वयं ही डिफीट हो जाता है। आदर्शवादी मानते हैं कि लक्ष्य साधन को पवित्र बना देता है। यह ग्राह्य नहीं है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य से कोई साधन पवित्र नहीं हो सकता है। किसी भी पवित्र उद्देश्य के लिए किसी हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। आदर्शवादी सैनिक का उदाहरण देते हैं, लेकिन अंततः युद्ध को भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम अभिप्राय के स्वरूप पर विचार करते हैं। अभिप्राय प्रयोजन और साधन का सम्मिलित विचार है, अर्थात प्रेरणा के साथ अभिप्राय प्रयोजन के साथ जब साधन पर यह विचार कर लिया जाता है कि हमारे इस प्रयोजन के लिए एक निश्चित साधन उपयोगी है, और तब यह संकल्प किया जाता है कि हमें इसी कर्म के साथ, इसी साधन के साथ यह कर्म करना है और निश्चित फल प्राप्त करना है, तो इसे अभिप्राय या इंटेंशन कहा जाता है। अभिप्राय में इच्छा, विचार, चुनाव, संकल्प, प्रयोजन और साधन सभी सम्मिलित हो जाते हैं। यह मानसिक क्रिया की अंतिम अवस्था है, संपूर्णता की अवस्था है। इसमें नैतिक कर्म के सभी अवयव सम्मिलित हो जाते हैं। एक तरफ इच्छा, विचार का संघर्ष, संघर्षों में से चुनाव, और चुनावों के बाद संकल्प कि हमें यही काम करना है, और साथ ही साथ संवेगों के साथ मिलकर के उद्देश्य को निर्धारित करना, साथ ही साथ साधन का चयन करना और फल का अनुमान करना सभी सम्मिलित हो जाते हैं। व्यक्ति का अभिप्राय उसके चरित्र के अनुसार होता है। यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। अभिप्राय पर नैतिक निर्णय कर्ता की क्रिया का निर्णय होता है। मोरल जजमेंट इज पास्ड नॉट अपॉन एक्शन डन बट अपॉन द पर्सन डूइंग। सामान्यतः हम यही करते हैं। किसी भी नैतिक निर्णय में हम केवल कार्य पर निर्णय नहीं देते हैं, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र पर निर्णय देते हैं। मैकेंजी के अनुसार वास्तविकता यह है कि पूर्णतया विकसित निर्णय प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः सर्वदा कर्ता के चरित्र पर दिया जाता है। हमें केवल दिए हुए कर्म पर निर्णय नहीं करते हैं, बल्कि उसके चरित्र पर निर्णय करते हैं। अभिप्राय चरित्र को भी अपने में समाहित करता है। अभिप्राय को ही साधारणतः नैतिक निर्णय का आधार माना जाता है। सामान्य व्यक्ति भी अभिप्राय को ही नैतिक निर्णय का आधार मानता है। इसमें इच्छा, चुनाव, प्रयोजन, साधन सभी आ जाते हैं। इसलिए अभिप्राय को नैतिक निर्णय का विषय मानना बाकी की तुलना में ज़्यादा न्यायसंगत है। परंतु केवल अभिप्राय को नैतिक निर्णय का विषय नहीं माना जा सकता है। इसके लिए आचरण की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति संपूर्ण मानसिक प्रक्रिया पूरी कर ले, साधनों के बारे में भी विचार कर ले, फल का भी अनुमान कर ले और कर्म नहीं करे, तो उसे नैतिक
या अनैतिक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अभिप्राय को पर निर्णय होता है, परंतु यह निर्णय तब होता है जब क्रिया संपन्न हो जाती है और बाह्य जगत में फल की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि इंटेंशन नैतिक निर्णय का विषय बनता है, लेकिन इसे वास्तविक होना पड़ता है। इसमें साधन का चयन प्रमुख हो जाता है। अगले व्याख्यान में हम लोग नैतिक निर्णय में साधन के महत्व पर विचार करेंगे और अंतः अनुभूतियों वादियों के इस विचार की भी समीक्षा करेंगे कि क्या उद्देश्य साधन को पवित्र बना देता है। डज एंड जस्टिफाइज द मीन्स। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।